हेलो दोस्तों, आज हम लोग भाग 14 पढ़ेंगे। भाग 14 में सेल का टर्मिनल विभवांतर। ठीक है, जो भाग 13 से सेल पढ़ाई जा रही है और उसमें भाग 13 में आपको सेल के बारे में प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल के बारे में बताया गया है, जिसमें सेल के विद्युत वाहक बल के बारे में भी आपको विस्तार से समझाया गया है। यहाँ पर सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। टर्मिनल हम लोग जानते हैं क्या होता है, प्लस और माइनस। अब यहाँ पर सेल का पहले टर्मिनल विभवांतर क्या होता है उसको देखते हैं। सेल से धारा लेते समय अथवा सेल को आवेशित करते समय, यानी जब हम सेल से धारा लेते हैं या उसको आवेशित करते हैं या उसको चार्ज करते हैं, इसमें यहाँ पर कह रहा है कि सेल से धारा लेते समय अथवा सेल को आवेशित करते समय हम सेल को चाहे उसको हम धारा दें, इसे धारा लें या इसको आवेशित करें, यानी इससे हम धारा ले करके चार्ज कर, इसको हम बल्ब जलाते हैं, धारा लेते हैं, या इसको हम चार्ज करें इस सेल को। ठीक है, हमने रफ आकृति यहाँ बनाई है। इसके पहले वाली वीडियो में आपको इसको विस्तार से बताया गया है अच्छी तरीके से फिगर बना करके, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर पहले आपको रफ आकृति से समझा दिया जा रहा है। ये रेजिस्टेंस है, इसमें बल्ब, तो जब इससे हम धारा लेंगे तो यहाँ बल्ब जलेगा, अर्थात हम इसका उपयोग करेंगे। और इसको या तो आवेशित करें तो आवेशित करते समय यहाँ पे करा है, करते समय सेल के सिरों पर विभव में अंतर को सेल का विभवांतर कहते हैं। तो जो सेल होती है इसके सिरों पर जो विभव का अंतर होता है वही क्या कहलाता है, विभवांतर कहलाता है। अब इसकी परिभाषा या इसको ऐसे भी आप परिभाषित कर सकते हैं कि एकांक आवेश को, यहाँ से क्या होता है, एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक, जब यह प्लस आवेश से चलती हुई धारा माइनस आवेश तक आती है, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक अर्थात एनोड से कैथोड तक, बाहरी परिपथ में जो सेल द्वारा, बाहरी परिपथ में जो धारा बहती है उसके सेल द्वारा जितना कार्य किया जाता है, अर्थात सेल से जितनी ऊर्जा देती है, सेल जितनी ऊर्जा देती है या ली जाती है, वह सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, तो वही परिभाषा में यहाँ लिखा गया है कि एकांक आवेश को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा, प्रवाहित कराने में या सेल जितनी ऊर्जा देती है, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि बाह्य परिपथ में प्रवाहित कराने में आवश्यक ऊर्जा या सेल जितनी ऊर्जा देती है, अर्थात या सेल द्वारा जितनी ऊर्जा ली जाती है, वह सेल का टर्मिनल विभवांतर कहलाता है। ठीक है, यदि Q आवेश को प्रवाहित कराने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा W हो तो टर्मिनल विभवांतर B टर्मिनल विभवांतर मतलब प्लस और माइनस बराबर प्लस आवेश से माइनस आवेश तक। यहाँ B टर्मिनल का मतलब क्या है, कि B टर्मिनल का मतलब है, B टर्मिनल का मतलब है कि प्लस से माइनस तक। ठीक है, ये जो दोनों छड़े हैं, इन दोनों छड़ों तक, यहाँ से यहाँ तक जो ऊर्जा उसकी व्यय होती है, अर्थात उसको कार्य करना पड़ता है वहाँ से वहाँ तक ले जाने में। तो एकांक आवेश को, ठीक है, और उस सेल के द्वारा व्यय ऊर्जा ही क्या कहलाता है, विद्युत टर्मिनल कहलाता है, अर्थात प्लस से माइनस आवेश तक के बीच में। ठीक है, अब यदि परिपथ में बाह्य प्रतिरोध R तथा प्रवाहित धारा I हो तो, अब ये जो परिपथ है इसमें बाह्य प्रतिरोध क्या है, R, और प्रवाहित धारा क्या हो, इसमें I हो, तो B बराबर आई आर हो जाएगा। ये ओम के नियम से है, B बराबर आई आर। अब यहाँ पे देखिए V क्या है, यहाँ पर टर्मिनल है, ठीक है, दो प्लस और माइनस का, अर्थात दोनों टर्मिनल के विभव का अंतर ही विभवांतर है, टर्मिनल है। तो ये B के बराबर है आई आर, तो इसकी जगह हम लोग W/Q बराबर आई आर भी लिख सकते हैं, ऐसा भी। विभव पतन, यानी वहाँ पर विभव पतन कैसे होता है, विभव का एक कूलाम आवेश को आंतरिक परिपथ में, ठीक है, आंतरिक परिपथ, इसके पहले वाले लेक्चर में आपको बताया गया आंतरिक परिपथ ये होता है आर, स्मॉल आर। ठीक है, आंतरिक परिपथ, इसमें आंतरिक परिपथ प्रवाहित करने के लिए सेल द्वारा दी गई ऊर्जा को विभव पतन कहते हैं। यानी इस आंतरिक परिपथ में इस सेल के द्वारा जो ऊर्जा इसको दी जाती है, इसके विरुद्ध जो कार्य करना पड़ता है उसको, वही विभव पतन कहलाता है। ठीक है, इसे V से प्रदर्शित करते हैं। B बराबर होता है W आंतरिक, यानी आंतरिक कार्य, ठीक है, अब बटा आवेश कूलाम।
जूल प्रति कूलम और वोल्ट मात्रक होता है। ठीक है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। अब सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य। अब इस सेल के अंदर उपस्थित जो विद्युत अपघट्य होता है H2SO4 या HCl का जो घोल होता है, ये विद्युत अपघट्य जो होता है, ठीक है। तो सेल के अंदर उपस्थित विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब इसके द्वारा विद्युत अपघट्य के द्वारा अब सेल में क्या होगी कि विद्युत अपघट्य द्वारा विद्युत धारा के मार्ग में, इस विद्युत धारा के मार्ग में यह इसको ऊर्जा देगा, यहाँ से विद्युत अपघट्य से ऊर्जा ली जाएगी, तो इसके मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न होता है वह सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक है। इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर इसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक ओम होता है। ठीक है। अब इसमें सेल का कुछ आंतरिक प्रतिरोध होता है, वो किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है उसको देते हैं, यानी सेल का निर्भरता किस पे होती है। तो इसमें सेल के आंतरिक प्रतिरोध जो होता है वह सेल के घोल द्वारा, यानी सेल के अंदर जो होता है, आपको फिगर दिखाते हैं, इस सेल के अंदर जो घोल होता है इसके धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अर्थात E। ठीक है, ये सेल है तो इसमें आंतरिक प्रतिरोध है, तो इसका ये रुकावट करता है, विरोध करता है, तो इसे आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इसे स्मॉल आर से व्यक्त करते हैं। इसका मात्रा क्या होता है? ओम होता है। यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो नंबर 1 है, सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, यानी इसकी परिभाषा क्या है? सेल की परिभाषा है कि सेल के अंदर धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को ही सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यानी सेल के अंदर ही जो प्रतिरोध लगा रहता है उसके मार्ग में जब रुकावट उत्पन्न करता है तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस बी अपान आई होता है। ठीक, E सेल का विद्युत वाहक बल है, V टर्मिनल विभवांतर है, प्लस और माइनस का I सेल से ली जाने वाली धारा है। I क्या है? सेल से ली जाने वाली धारा है। अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस वी अपान बी आर। आर क्या है? बाह्य प्रतिरोध। इसमें क्या लगा रहता है? ये बाह्य प्रतिरोध। ये हुआ इसका, इसमें आंतरिक प्रतिरोध है, और E माइनस वी ये E है इसमें, और विभवांतर B और बाह्य प्रतिरोध R। तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध R बराबर E माइनस वी अपान वी और इंटू R। R बाह्य प्रतिरोध है। सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी के अनुपाती होती है। सेल दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है? अनुपाती होती है उसके। सेल के दोनों प्लेट जो होते हैं ये उसके बीच की क्या होता है? अनुपाती होता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। अगर सेल के प्लेटों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो इसका आंतरिक प्रतिरोध जो इसमें है, अगर ये प्लेट बढ़ाते जाएंगे तो ये प्रतिरोध बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अधिक विरोध करने लगेगा ये। विद्युत अपघट्य की सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाता है। अगर आप ये जो सेल है इसमें अगर इसके विद्युत अपघट्य की जो इसकी विद्युत अपघट्य होता है, यदि आप ये विद्युत अपघट्य जो है अगर इस सेल का आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, अगर सांद्रता बढ़ाएंगे इसकी सांद्रता H2SO4 बढ़ाएंगे तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, I बराबर होता है E अपान आर प्लस आर। आर बाह्य प्रतिरोध और ये अंदर का प्रतिरोध है। ठीक है, यहाँ पर धारा होती है। एक उदाहरण इस पर देखते हैं। तो इसी सूत्र पर यह उदाहरण है। जब 11 ओम के प्रतिरोध को एक विद्युत सेल के श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो इसमें 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। इसी की जगह जब 5 ओम के प्रतिरोध उसी सेल के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो धारा का मान 0.4 एम्पियर बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या है कि 11 ओम का प्रतिरोध है। यहाँ पर ये क्या है? प्रतिरोध हिस्सा कितना है? 11 ओम का है, और इसका विद्युत सेल को किस में जोड़ा गया? श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो इसमें 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित करते हैं हम लोग। यहाँ पर जो आई धारा इसमें प्रवाहित हो रही है वो कितना? 0.5 एम्पियर की। अगर इसकी जगह हम लोग यहाँ 5 ओम ले लेते हैं, 11 ओम की जगह इसमें 5 ओम का प्रतिरोध लगा देते हैं।
11 ओम की जगह 5 ओम लगा देते हैं, तो उसी सेल में श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो धारा में 0.5 एम्पियर, 0.4 से 5 एम्पियर 0.4 एम्पियर से बढ़ जाता है। सेल का आंतरिक प्रतिरोध पूछा हुआ है, अर्थात आर पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए धारा सूत्र आई बराबर आप यहाँ पे जानते हैं, ई अपान क्या होता है, आर प्लस आर होता है। ठीक है, अब इसमें जो है आपको ये आई का मान कितना दिया है, धारा 0.5 एम्पियर बराबर ई बटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 11 ओम, आर बराबर कितना दिया पहले 11 ओम दिया है, और प्लस स्मॉल आर पूछा हुआ है, बराबर इसको ई लिख सकते हैं, ई बराबर यहाँ इससे गुणा हो जाएगा 11×5 = 55.5 और प्लस फिर आर का इसमें गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.5 आर। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पर दूसरी बार ये कह रहा है, इसी सूत्र में मान रखते हैं तो कितना देता है 0.4 एम्पियर हो जाता है, तो 4A बढ़ जाता है 5A, तो कुल धारा कितना हो जाएगी। ठीक है, पहले 5 थी फिर 4 क्या हुआ बढ़ गया, तो 5 4 9 हो गया, अर्थात 0.9 बराबर ई बटा आर कितना हो जाता है यहाँ पे 5 ओम प्लस स्मॉल आर। अब इसको ले सकते हैं आप ई बराबर यह 3 गुणा करिए तो क्या हो जाएगा 9×5 = 4.5 प्लस 0.9 आर, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से समीकरण 1 व समीकरण 2 से, इनको समीकरण 1 और 2 से आप करिए तुलना, 5.5 प्लस 0.5 आर बराबर 4.5 प्लस 0.9 आर। ठीक है, अब इसको आप पंचातर करिए तो ये हो जाएगा कितना 5.5 माइनस 4.5 आर को इधर लाइए 0.9 आर माइनस 0.5 आर, यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा 1 और ये बराबर आ जाएगा 4, क्या जाएगा 4.0.4 आर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 बराबर, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं फिर आगे, तो आर बराबर 1/0.4 या 1 उतना ऊपर 0 बढ़ा दीजिए 10/4, इसको काट दीजिए 2 × 5 = 10, 2 दूनी 4, आर बराबर आ गया 5/2 या इसको आप लिख सकते हैं 2 दूनी 4.5, ये आ गया आर बराबर इतना ओम आ जाएगा। तो इसको आंसर आप लिख सकते हैं आर बराबर 2.5 ओम। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो और समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।